के अंदर जिस तरह से दानिश अली को विधुरी ने आतंकवादी, कटुआ, मुल्ला इस तरह से उन्होंने बेइज्जती किया। क्या ये एक लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक परंपरा में सदन के अंदर बोलना शोभा देता है? ये 3 जो काट हमने बताई है आपको। पहला, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो अंतरकलह है वो बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ेगी। दूसरा, जातीय जनगणना जो आई है उसका काट बीजेपी हिंदुत्व, सनातन और राष्ट्रवाद से नहीं दे सकती है, अब वो सक्षम नहीं है। और तीसरा, नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की 2014 और 2019 के जो चुनाव में उन्होंने अप्रत्याशित जीत दर्ज की, उसकी क्या वजह थी। हमने जो एनालिसिस की, मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है, फाइंडिंग है, उसमें 3 ऐसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, 3 ऐसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसके वजह से नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को 2014 में भी और 2019 में भी अप्रत्याशित बहुमत मिली लोकसभा चुनाव में। और यही वजह है कि उसने पिछले 10 साल से केंद्र में सत्ता में बने हुए हैं। लेकिन 2024 का जो चुनाव होगा वो बेहद चौंकाने वाला हो सकता है। वो एक तरह से बिल्कुल अनप्रेडिक्टेड चुनाव होगा, क्योंकि वो 3 ऐसे इशू जो 2014 में, 2019 में मोदी जी को, भाजपा को दिल्ली के सत्ता पे विराजमान की, वही 3 पॉइंट इस बार उसे डगमगा सकती है। उसको दिल्ली की सत्ता से जितना दूर हो सकता है वो दूर कर सकती है। चलिए बात करते हैं वो 3 मुद्दा कौन है। पहला जो मुद्दा है वो है उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है पूरे भारत में जहां से 80 लोकसभा सीटें आती है। और यदि ऐसा कहा भी जाता है कि किसी पार्टी की उत्तर प्रदेश में यदि पकड़ मजबूत हो जाए तो उसे दिल्ली के सत्ता पे बैठने से कोई नहीं रोक सकते। उस व्यक्ति को, उस पार्टी को जिसका उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीटों पर पकड़ बन जाए, क्योंकि 1/3 के करीब करीब जो है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं। और यदि हम उसका डाटा देखें तो 2014 में 80 में से 72 सीटें भाजपा को मिली। साथ ही साथ 2019 में देखें तो 80 में 67 सीटें मोदी जी को भाजपा ने दिया। और यही वजह है कि उन्होंने दिल्ली की सत्ता पे पुनः 2019 में विराजमान हुए। लेकिन अभी की जो हालिया स्थिति है वो मतलब बताया नहीं जा सकता है, मतलब कल्पना नहीं की जा सकती है कि आज के दिन भाजपा उत्तर प्रदेश में इतनी जो विघ्न बाधाएं हैं, इतनी जो कला है, अंतर कला है, वो कैसे सॉर्ट आउट होगा। अगले 6 महीना के बाद 2014 का लोकसभा चुनाव है, वो कैसे सॉर्ट आउट इतनी कम समय में हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, और ये है उत्तराधिकार की लड़ाई। उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी के बाद कौन इसकी लड़ाई चल रही है? अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ चाह रहे हैं कि मोदी का उत्तराधिकार हम बने, वही अमित शाह चाह रहे हैं मोदी का उत्तराधिकार हम बने। और इसी टशन की जो लड़ाई है वो इस बार बहुत बड़ा खेल करने जा रही है। वो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा, जो कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए डिफीट का एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी बनेगा, इशू भी बनेगा, कारण भी बनेगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये कि 2014-2019 के चुनाव में बीजेपी के पास, आरएसएस के पास, भाजपा के पास, मोदी के पास एक आइडियोलॉजी होती थी जिसे काउंटर करने के लिए विपक्ष में या कहें तो अपोजिशन में कोई आइडियोलॉजी ही नहीं होती थी। लेकिन इस बार उसके हिंदुत्व, उसके सनातन, उसके राष्ट्रवाद मुद्दे के सामने में जातीय जनगणना का जो मुद्दा है सब पे भारी पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एमके स्टालिन के जो बेटे हैं उन्होंने ऐसा भी कहा था कि जो हिंदू धर्म है उसमें जितनी भी कुरीतियां हैं, उन्होंने किसी और परिप्रेक्ष्य में कहा था कि हिंदू धर्म के अंदर जो जातिवाद है जिसकी वजह से समाज कई हिस्सों में बटा हुआ है, कितनी गरीबी है, कितनी जो है विषमता है, इसके वजह से उन्होंने कहा था कि ये जो चीज़ें हैं वो हिंदू समाज में डेंगू, मलेरिया या अन्य किसी बीमारी से उन्होंने तुलना की थी। इसे भी बीजेपी ने हवा देने का काम किया, रंग देने का काम किया, ताकि यही मुद्दा कहीं न बन जाए 2024 के चुनाव में। तो उन्होंने सनातन को, हिंदू को और कहें राष्ट्रवाद को, तमाम चीज़ों को 2024 के चुनाव में मुद्दे के तौर पे प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर का जो मुद्दा है उसे भी उठाने का प्रयास करेंगे। 2025 में ऐसा बताया, 24 में ऐसा बताया जा रहा है कि जनवरी में उसका उद्घाटन मोदी जी करेंगे। पर क्या वो मुद्दा बनेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि
हिंदू धर्म की जो सब सेक्शन है उसके अंदर जो कास्ट है, अब कास्ट की लड़ाई शुरू हो गई है कि हमें कितना मिल रहा है, किसको कितना मिल रहा है, हमारा हक कितना है और हमें मिल कितना रहा। अब इसकी लड़ाई शुरू हो गई है। इसीलिए मैं नहीं मानता हूं कि 2024 का जो चुनाव है उसमें जो हिंदुत्व है, राष्ट्रवाद है, सनातन है, वो मुद्दा बनने जा रहा है। मुद्दा ऑलरेडी बन चुका है, जिसको नीतीश कुमार ने फिक्स कर दी है, और वही मुद्दा नीतीश कुमार बिहार में भी सेट करेंगे, एनडीए अलायंस पूरे भारत में सेट करेगा, राहुल गांधी जहां और कहीं भी अपना चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस लड़ेगी, वहां ये मुद्दा बनेगा जातीय जनगणना। ये दूसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि 2014 में 2019 में भाजपा एनडीए के सामने कोई मजबूत विपक्ष नहीं था। कोई भी ऐसा मजबूत विपक्ष नहीं था जो भाजपा को, मोदी को, आरएसएस को काउंटर कर। जो परिस्थितियां हैं उसमें है इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस जो है 26 दलों का, वो एनडीए को, मोदी को, भाजपा को, आरएसएस को हर मुद्दे पे घेर रहे हैं। आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि 2014 और 2019 के चुनाव एजेंडा सेट करती थी और भाजपा या अन्य जो विपक्षी दल थे वो उसको काउंटर करती थी। परिस्थितियां बदल चुकी है। अभी राहुल गांधी, नीतीश कुमार या अन्य जो विपक्षी पार्टी है इंडिया अलायंस से जुड़े हुए हैं, वो एजेंडा सेट करते हैं, वो दिशा तय करते हैं कि अब किस दिशा में हमको पॉलिटिक्स को ले जाना है। बीजेपी, मोदी, शाह, नड्डा ये सब काउंटर करते हुए नजर आते हैं, और यही वजह है कि उन्होंने बाकायदा कहा भी इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, ये इंडिया अलायंस का नारा है। पर एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि क्या जातीय जनगणना को दरकिनार किया जा सकता है? क्या इंडिया अलायंस को दरकिनार किया जा सकता है? राहुल गांधी को दरकिनार किया जा सकता है? या फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी पहले की तरह मजबूत है? उसका जिस तरह से 2014, 19, 22, 17 में लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित बहुमत उत्तर प्रदेश ने दी है, आज भी वो स्थिति है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी को उतनी सीटें देगी? मुझे नहीं लगता है। जब से जातीय जनगणना की जो विस्फोट हुआ है, तब से मुझे लगता है ऐसा कि बीजेपी के पास अब कुछ बचा नहीं है। बीजेपी इस जातीय जनगणना को कोई काट नहीं ला पा रही है भी नहीं जो वो लाएगी। ये हो सकता है कि वो रोहिणी आयोग जो अभी बना था, उसका रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास सबमिट की गई है, वो उस रोहिणी कमेटी में कुछ तिकड़मबाजी करके चाहेगा जो अति पिछड़ा वोट है, लोअर ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उसके वोट को अपनी तरफ आकर्षित करे। पर फिर बात उठती है कि यदि उसकी नियत साफ है, रोहिणी आयोग वाकई में वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, रोहिणी आयोग के माध्यम से वाकई में वो पिछले तबके दलित को, समाज को कल्याण करना चाहते हैं, तो उसे क्या नई डाटा की जरूरत नहीं है जिसके माध्यम से साइंटिफिक तरीके से उस सोसाइटी को रिफॉर्म किया जा सके? वो रोहिणी कमेटी जो रिकमेंडेशन देगी उसके लिए हमें फ्रेश डाटा, नए डाटा की जरूरत है जो जातीय जनगणना से होगा। फिर बात उठेगी यही चीज कि यदि आप रोहिणी कमेटी लागू करना चाहते हैं, आपका नियत साफ है, तो आप जातीय जनगणना करवाएं। आफ्टर दैट उसके बाद आप रोहिणी कमेटी की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करें। पर देखना होगा कि अभी तो 6 महीना के करीब बचा हुआ है, क्या परिस्थितियां बनती है। 6 महीना में कई मुद्दे आएंगे, कई मुद्दे जाएंगे। बीजेपी ये प्रयोग कर रही है कि कोई ऐसा मुद्दा, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले लोकसभा जिस तरह से दानिश अली को विधुरी ने आतंकवादी, कटुआ, मुल्ला इस तरह से उन्होंने बेइज्जती किया। क्या ये एक लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक परंपरा में सदन के अंदर बोलना शोभा देता है? ये बीजेपी की कल्चर रही है, उसका चरित्र में, चाल में बहुत अंतर होता है। वो लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह हम हिंदू पे, सनातन पे, राष्ट्रवाद पे एजेंडा सेट करते 2024 के लोकसभा चुनाव का, और ये जातीय जनगणना को ठंडे बस्ते में डाल दे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। 3 जो काट हमने बताई है आपको, पहला, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो अंतरकलह है वो बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ेगी। दूसरा,
जातीय जनगणना जो आई है उसका काट बीजेपी हिंदुत्व, सनातन और राष्ट्रवाद से नहीं दे सकती है, अब वो सक्षम नहीं है। और तीसरा, इंडिया अलायंस जो है उसे बीजेपी अब दरकिनार नहीं कर सकती है। इस इंडिया अलायंस में जो 26 विपक्ष पार्टी जो मजबूत जनाधार वाले हैं वो अब एनडीए को काउंटर करने में पूर्ण रूप से सक्षम नजर आ रहे हैं। आज बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे यदि आप देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करें। थैंक यू।